हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 10, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 2। इसका हमने वन पार्ट क्लास 9 में पढ़ लिया था। तो देखते हैं, पहला टॉपिक है इसका संसाधन और विकास। संसाधन क्या होता है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। अब संसाधन के प्रकार की बात करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर दो तरीके के संसाधन होते हैं। एक होता है जैव संसाधन यानी जीवित, दूसरा अजैव संसाधन यानी निर्जीव। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन और पशुधन आदि। अजैव संसाधन वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं। अब बोलते हैं समाप्यता के आधार पर, जो जल्दी समाप्त हो जाए और जो लंबे समय तक चले, उनको बोलते हैं हम दो तरीके से, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया और जल। अनवीकरणीय इन संसाधनों का विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, जैसे खनिज हो गए, जीवाश्म ईंधन। इसमें इसमें धातुएं पुनः चक्रीय हैं। धातुएं तो पुनः चक्रीय हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है। ये एक बार खत्म हो गया तो हो गया। अब तीसरा देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन होंगे, जैसे किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि, इसके बदले किसान लगान चुकाते हैं, खेत, भूखंड, घर वन इजाजत। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन ये समुदाय के सभी सदस्यों को प्राप्त होते हैं, जैसे चारण भूमि हो गई, शमशान की भूमि हो गई, तालाब हो गए। राष्ट्रीय संसाधन इन पर सरकार का नियंत्रण रहता है, जैसे सड़क, रेलवे, खनिज पदार्थ। समुद्र से 12 समुद्री मील तक महासागरीय संसाधन भी सरकार के नियंत्रण में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्या क्या क्या है? कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास हो रहा है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बढ़ गया, अमीर संसाधन संपन्न और गरीब संसाधनहीन। तीसरा, वैश्विक पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हुआ है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन और ये पर्यावरण प्रदूषण और लैंड डिग्रेडेशन। आगे बात करते हैं संसाधन नियोजन। इनका नियोजन कैसे किया है? एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें एक सोपान क्रम मिलता शामिल है, जैसे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना। जब पहचान होगी तभी तो नियोजन कर पाएंगे। उनका सर्वेक्षण कराना, मानचित्र बनाना, मापन करना, गुणात्मक और मात्रात्मक उनका अनुमान लगाना कि कितने संसाधन, कौन सा संसाधन है, कितनी मात्रा में है, उपलब्ध है। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढांचे तैयार करना, ये भी नियोजन का भाग है। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। आगे बढ़ते हैं, मुख्य संसाधन में पहला है भू संसाधन। भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि सभी प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं सब इसी पर आधारित है, भूमि पर। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। भारत का यानी 43% मैदान, 27% पठार और 30% पर्वत है। तो 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है, जो नदियों के जल प्रवाह को सुनिश्चित करने के साथ ही पर्यटन विकास में भी सहायक होता है। और 27% भाग पर पठारी क्षेत्र है, इसमें खनिज और जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय। अब बात करते हैं भूमि उपयोग की। तो भूमि उपयोग किस किस में हो रहा है? वन, कृषि के लिए उपलब्धता, जैसे बंजर तथा कृषि अयोग्य, गैर कृषि कार्य, इमारतें, सड़क, उद्योग। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, एक कुल का कितना नेट बोया जा रहा है। तीसरा, पड़ती भूमि, जो खाली एक वर्ष या उससे कम समय में खेती नहीं की गई हो।
पड़ती के अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि जैसे स्थायी चारागाह, गोचर भूमि, विविध वृक्ष, उपवन आदि। आगे बढ़ते हैं। भारत में भू उपयोग का प्रारूप कैसा है? भारत में भू उपयोग प्रारूप से तात्पर्य उस तरीके से है जिसमें विभिन्न प्रकार की भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्य जैसे कृषि, वानिकी, खनन, मानव बस्तियां, परिवहन, उद्योग आदि के लिए किया जाता है। तो भू उपयोग को प्रभावित करने वाले भू उपयोग प्रारूप को प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे, जैसे भू आकृति हो गई, पर्वत, पठार, मैदान। दूसरा जलवायु, वर्षा और तापमान, ये भी प्रभावित करेंगे पैटर्न को। मृदा के प्रकार भी, मानवीय कारक, जनघनत्व, जो प्रौद्योगिक क्षमता और संस्कृति और परंपराएं भी भू उपयोग प्रारूप को प्रभावित करेंगे। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है, जैसे पंजाब हरियाणा में 80% भूमि पर खेती की जाती है। वहीं अरुणाचल, मिजोरम और अंडमान ऐसे है जहाँ पे 10% से भी कम क्षेत्र पर बोया जाता है। तो ये भी एक भू उपयोग प्रारूप का आधार पर ये ऐसा बताया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। इससे भी एक प्रारूप बनकर तैयार हो गया है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, मरुस्थलीय भूमि शामिल है जिसका उपयोग उद्योग, रेल लाइन, सड़कें, बस्तियां बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय यानी लैंड डिग्रेडेशन। एक की डेफिनेशन कम से कम 12 या 15 वर्डों में होनी चाहिए। यानी हम एक लाइन में यदि मेंस लिख रहे हैं तो एक लाइन में यदि 6 वर्ड लिख रहे हैं तो लगभग 2.5 या 3 लाइनें लिखी होनी चाहिए, यानी 6 या 18, 125 वर्ड के क्वेश्चन है। अब देखते हैं भूमि निम्नीकरण क्या है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जमीन की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों ही कम हो जाते हैं। कारण क्या है फिर कम होने का? भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है? जैसे झूमिंग कृषि नॉर्थ ईस्ट में, जनसंख्या का दबाव अधिक हो रहा है, जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, मृदा प्रदूषण अधिक हो रहा है, वनों की कटाई, भू उपयोग में परिवर्तन हो रहा है, बाढ़, सूखा, अधिक चराई और अधिक सिंचाई और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी पड़ रहा है। मुख्य तथ्य की बात करें, वर्तमान में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। कैसे कैसे हुई है? 56% जल द्वारा अपरदित हो गई, 28% वनों द्वारा निम्नीकृत हो गई, 10% लवड़ी और क्षारीय पंजाब हरियाणा में, और 6% पवन द्वारा अपरदित हो गई। अब देखते हैं संरक्षण उपाय क्या क्या है फिर इसके। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। पेड़ों की रक्षक श्रृंखलाएं उस क्षेत्र में लगानी चाहिए। पशुचारण पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन किया जाए। खनन को नियंत्रण किया जाए। औद्योगिक अपशिष्ट का परिष्करण करके ही तो नदी तालाब में छोड़ा जाए। संधारणीय कृषि को बढ़ावा दिया जाए। कृषि वानिकी को बढ़ावा। यदि हम सरकारी पहल की बात करें तो यहीं से आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी 2030 तक 30% भूमि को रिकवर करना। उसके अलावा नेशनल ग्रीन मिशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं। मृदा संसाधन। मृदा पृथ्वी की सतह पर फैली एक पतली परत है। यह पौधों के विकास के माध्यम के साथ ही पृथ्वी पर विभिन्न जीवों का पोषण भी करती है। मृदा बनने का आधार क्या है? 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में ही लाखों साल लग जाते हैं। तो मृदा बनने का आधार है। वहाँ की जनक शैली कैसी है? वहाँ का उच्चावच कैसा? जलवायु, वहाँ की वनस्पतियाँ प्रभावित करेंगी। तापमान परिवर्तन प्रभावित करेगा। बहते जल की क्रिया भी निर्धारित करेगी। पवन और हिम नदियाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट समय, जो लाखों वर्षों में मृदा निर्माण होता है 1 सेंटीमीटर। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्न प्रकारों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है जलोढ़ मृदा। उत्तर भारत के मैदान, पूर्वी घाट पर, नदी घाटियों और कुछ पश्चिमी तट पर भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आयु के आधार पर बात करें तो 2 प्रकार की होती है। एक है बांगर यानी पुराना जलोढ़, इसमें कंकड़ ग्रंथियां मिलती हैं। दूसरा खादर, नया जलोढ़, इसमें हिनका खादर को बेहतर माना जाता है कृषि फसलों के लिए।
अधिकतर जलोढ़ मृदाएं उपजाऊ होती हैं। पोटास, फास्फोरस, चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें गहन कृषि की जाती है, चावल, गेहूँ, गन्ना, दलहन फसलें। आगे बढ़ते हैं। सूखे क्षेत्र की मृदाएं क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई कर उपजाऊ बनाया जा सकता है। कुछ क्षेत्र के 29 कुल क्षेत्र के 29.55% भाग पर जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। अब बात करते हैं काली मृदा। ये इनका एरिया कहाँ कहाँ मिलती है? प्रायद्वीपीय पठार, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी और छत्तीसगढ़ के पठार में, दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों तक फैली हुई है। इसे रेगुर या काली कपास मृदा भी कहते हैं। ठीक है। काली मृदा बहुत महीन कणों और मृत्तिका से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसी को बोलते हैं जुती हुई, स्वतः जुती हुई मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि ये शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं और नम होने पर वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं कण। ये इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना पर्याप्त मात्रा में, और इसमें यदि देखा जाए तो फास्फोरस की मात्रा कम मिलती है। यहाँ पर लिखा है स्वतः ज्योति की मृदा भी कहते हैं इसे, क्योंकि शुष्क मौसम में गहरी दरारें पड़ जाती हैं और गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती है। कुल के 19.62% भूभाग पर काली मृदा का विकास भारत में हुआ है। अब बात करते हैं काली और पीली मृदा का। ये दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई। दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। ठीक है। इनका एरिया कहाँ 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 मिलती है? तो ये हो गया उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है। लोहे की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इसका रंग पीला जल योजन के कारण होता है। मोटे अनाजों की कृषि इसमें की जा सकती है और 19.62% भाग पर ये भी मिलती है। मृदा का मैप देख लेते हैं। मृदा के मुख्य प्रकार, तो ये आपको जलोढ़ मृदा दिखाई दे रही, तो ये एरिया जलोढ़ मृदा का ही दिखा रहा है यहाँ पर। लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो ये लाल पीली मिट्टी है आपकी, तो इधर भी लाल पीली मिट्टी मिल रही है। काली मृदा लैटेराइट हो गया और शुष्क मृदा आपकी यही एरिया में दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। लैटेराइट मृदा ग्रीक शब्द लैटर से लिया गया है लैटेराइट को, जिसका अर्थ है ईंट, यानी इससे ईंटों के निर्माण में लैटेराइट मिट्टी का सही प्रयोग किया जाता है। यह मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम है। ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थ अपघटित करने वाले बैक्टीरिया इसमें से नष्ट हो जाते हैं। इस मृदाओं का क्षेत्र कहाँ 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 मिलते हैं? तो ये मृदाएं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एमपी, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इस मृदा में चाय और कॉफी कृषि करते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में लाल लेटराइट मृदा में काजू की फसल उगाई जाती है। ये कुल मृदा का कितना है? 4.77% भाग पर है। अब बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा की। तो ये पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। इसका रंग लाल या भूरा होता है। ये मृदाएं रेतीली और लवणीय होती हैं। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान, यहाँ देखने को शुष्क जलवायु होती है, तापमान उच्च रहता है, जिससे वाष्पीकरण भी अधिक होता है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम रहती है। कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ये कितने भाग पर मिलती है? तो 14.02% भाग पर मरुस्थलीय मृदा मिलती है। बात करते हैं वन मृदा। ये मृदाएं कहाँ मिलेंगी? पर्वत पठार, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जहाँ पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध होते हैं वहाँ अधिकांश देखने को मिलते हैं है ये वन मृदा। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों से होता है। ये एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती है।
मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को, मृदा के कटना और उसके बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रिया के कारण यह संतुलन कभी कभी भंग हो जाता है। तो अपरदन है तो उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो जलवायु कारक, जैसे वर्षा जल की तीव्रता, मात्रा, वहाँ का तापमान, पवने, भूस्थलाकृतिक, सापेक्षिक उच्चावच, प्रवर्तन और ढाल। मानवीय कारक, अत्यधिक चराई, भूमि कृषि, निर्माण कार्य और भू उपयोग परिवर्तन। अब देखते हैं हम संरक्षण उपाय क्या क्या हैं। वहाँ पे पीछे वैसे देखा था कि हाँ संरक्षण उपाय क्या क्या है। अन्य की बात करें तो में बढ़ा सकते हैं हम, पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा दें, जैविक खाद को बढ़ावा दें, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें तो समोच्च जुताई, कंट्रोल फार्मिंग यानी लाइन लग बनाकर। सरकारी पहल की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन शुरू किया है गवर्नमेंट ने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना और कृषि वानिकी पर उप मिशन योजना। अब हम बात करते हैं मुख्य तथ्य। एजेंडा 21 1992 में ब्राजील में आयोजन हुआ, इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम द्वारा की गई थी। इस्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक 1974 में लेखक इसी के सुमेसर है। गांधी जी के दर्शन पर आधारित है कि एक लालची व्यक्ति के लिए संसाधन कम पड़ सकते हैं और जबकि सभी की पूर्ति इन्हीं संसाधनों से हो सकती है। 1987 की बात करें तो वेटलैंड आयोग की रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, इसमें सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया। आगे बढ़ते हैं। नहीं बोल रहा है लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो प्रभा नवीकरणीय नहीं हो सकता, जैव नहीं, तो ये अनवीकरणीय योग्य है। ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा किससे? समुद्र में लहरों से उत्पन्न होती है। तो अचक्रिय गलत है, अजैव ये भी गलत है, मानवकृत पुनः पूर्ति योग्य है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? भाई वहाँ पे क्या होता है, अधिक सिंचाई होती है, इसलिए निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाएगी? जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होगा, यानी उत्तराखंड। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड या गुजरात? गुजरात में, राजस्थान गुजरात में मिलती है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे एमपी से, एमपी में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऐसे क्वेश्चन एमपी पीसीएस के मेंस में पूछता है। हम देखें तो यूपी में 120 125 वर्ड में पूछता है, तो यहाँ पे 120 में पूछा हुआ है। आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो। भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप का वर्णन करें। 1960-61 के से वनों के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण? दूसरा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक अधिक उपभोग कैसे हुआ? दूसरा टॉपिक है वन एवं वन्य जीव संसाधन। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी सभी उपजातियों की केवल 8% संख्या, लगभग 16 लाख पाई जाती है। भारत में 79 स्तनधारी, 44 बर्ड स्पीसीज, 15 सरीसृप और 3 जल स्थल चरों की जातियों पर लुप्त होने का खतरा भी अभी मंडरा रहा है। आईयूसीएन द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे सामान्य जाति, वैसी जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। पशु, साल, चीड़। संकटग्रस्त प्रजातियां किसे कहेंगे? जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो जीवित रहना कठिन है, जैसे जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर और संगाई हिरण। अब देखते हैं वनरेबल स्पीसीज, सुवेद जातियां। वे प्रजाति जिनकी संख्या घट रही है, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती
और इनकी संख्या घटती रहती है, तो इन्हें संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन। बात करें दुर्लभ प्रजातियां, ये दुर्लभ जातियां संख्या बहुत कम या वनरेबल है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकती हैं। स्थानिक प्रजातियां या जातियां प्राकृतिक सीमाओं से अलग, यानी प्राकृतिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां इसमें आती हैं, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, मिथुन। लुप्त प्रजाति जो पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं, एशियाई चीता भारत में 1952 से लुप्त, और इसके लिए 2017 से ही प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये गुलाबी सिर वाली बत्तख भी लुप्त हो गई है। जैव विविधता को कम करने वाले कारकों की बात करें तो क्या क्या होंगे? यह है वन्य जीवों के आवास का विनाश, पर्यावरणीय प्रदूषण, जंगली जानवरों का आखेट, जैसे चीता। पुराने जमाने में राजा इनका शिकार करते थे। बात करें दावानल घटनाएं, विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि, असमान उपभोग हो रहा है। खनन, वनों में खनन, जैसे एग्जाम्पल बक्सा टाइगर रिजर्व से डोलोमाइट निकाला जा रहा है, उससे जैव विविधता और वहाँ के पशु पक्षियों को हानि होगी, इससे जैव विविधता कम होगी। बड़ी विद्युत परियोजनाएं भी जैव विविधता को कम करने में योगदान करती हैं, जैसे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर योजना। औपनिवेशिक वन शिक्षा नीति भी इसी तरीके से काम करती है, जो जैव विविधता को कम करे। बात करें वन भूमि का कृषि भूमि उद्योग में परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से भी जैव विविधता में कमी आ रही है। बात करें वन और वन्य जीव संरक्षण की, तो आवश्यक है, आवश्यक क्यों है वन और वन्य जीवों का संरक्षण? तो पहला, संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, यानी जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। तीसरा, संरक्षण वनस्पति और पशुओं की आनुवांशिक विविधता को भी बनाए रखने में सहायता करता है। संरक्षण उपाय की बात करें, क्या क्या स्टार्ट किया है? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीवों के व्यापार पर रोक। दूसरा, आवासों का संरक्षण, नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई है। विशेष वन्यजीव आधारित परियोजनाएं भी चलाई जा रही, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, गैंडा संरक्षण योजना हो गई, प्रोजेक्ट हाथी हो गया। समुदाय आधारित संरक्षण भी किया जा रहा है, जैसे कुछ एससी, यानी कुछ एसटी के लोग जो वनों में रहते हैं, वो पवित्र उपवन को इनका एक एरिया होता है, उस आधार पर सरकार उसे पवित्र उपवन घोषित कर देती है। चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, नव धान्य आंदोलन, रसायन मुक्त कृषि की बात करता है। संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा आई 1988 में, उड़ीसा से शुरू हुई। वनों के प्रकारों की बात करें तो आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। यानी आरक्षित वन क्या है? देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित है। वन्यजीव संरक्षण और सर्वाधिक मूल्यवान। रक्षित कुल वनों का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। अब बात करते हैं हम जैव विविधता की। जैव विविधता डेफिनेशन से छोटी होनी चाहिए, यहाँ पर बड़ी है कुछ। जैव विविधता से तात्पर्य जीवों की विविधता और पर्यावरण तथा उनके बीच की अंतर क्रियाओं से निर्मित तंत्र से है। बस आपको इतना ही आंसर में इंट्रोडक्शन देना है। पृथ्वी की कुल जैव विविधता का 7% से अधिक भारत में पाई जाती है। तो जैव विविधता के लाभ क्या क्या होते हैं? पारिस्थितिक लाभ, परागण, पोलिनेशन होता है, जिससे पौधों की प्रजातियां वृद्धि होती है। पोषण चक्र का साइकिल अच्छा बना रहता है। मृदा संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। आर्थिक लाभ, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और नई दवाओं, बायोटेक्नोलॉजी की विकास की क्षमता ये रखता है। सांस्कृतिक लाभ की बात करें तो कई समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं का अभिन्न अंग बन गई जैव विविधता। धार्मिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे कुछ पेड़ हैं, पीपल, बरगद,
बात करते हैं क्वेश्चनों की। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? सही कारण पूछ रहा है। तो कृषि प्रसार, वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं। कारण होगा कृषि प्रसार होगा तो प्राकृतिक वनस्पति कम होंगी। वृहद स्तरीय विकास योजना वो भी हो। पशु चारण ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। यदि हम पशु चारण और ईंधन की लकड़ी ही बस एकत्रित करें तो ह्रास नहीं होगा। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को की सीधी भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त वन प्रबंधन। कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन। और ये नहीं करता है सेंचुरी का परिसीमन। ये आपके कुछ जानवर और उनको अस्तित्व कब लुप्त हो गए थे। यहाँ पर कुछ लिए लिखा है। तीसरा टॉपिक है जल संसाधन। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जल जल से ढका हुआ है, लेकिन इसके प्रयोग में लाने योग्य अलवड़ी जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवड़ी जल हमें सतही अपवाह और भौमजल स्रोतों से प्राप्त होता है। जल के वितरण की बात करें तो 96.5% लवणीय जल है जो केवल महासागरों में मिलता है। अलवणीय जल की बात करें तो ये केवल 2.5% है, और 2.5% का भी 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर के रूप में मिलता है, और 30% से थोड़ा कम भौम जल के जल भृत के रूप में पाया जाता है। भारत विश्व की कुल वर्षा का 4% प्राप्त करता है। अब इसके पास कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। वर्तमान में जल की कुल मांग का 80 से 85% कृषि क्षेत्र में प्रयोग होता है। जल संकट के प्रमुख कारण क्या? वर्षा का असामान्य वितरण। दूसरा, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। समय और भौगोलिक दृष्टि से वर्षा वितरण पर प्रभाव डालता है। क्लाइमेट चेंज, तो प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन। हरित क्रांति आई तो वहाँ पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अधिक से अधिक होने लगा। इस वजह से ग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा निकाला गया। तो जल का संकट की स्थिति पंजाब हरियाणा में उत्पन्न हुई। पश्चिमी यूपी में भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन किया जा रहा है इस क्षेत्र में। प्रदूषण, वर्तमान में अधिकांश नदियाँ, झील, तालाब का जल दूषित हो गया है। अतिक्रमण, शहरी क्षेत्रों में तालाब, झीलों पर अतिक्रमण, शहरीकरण, वृद्धि हो रही है। कृषि भूमि में विस्तार हो रहा है। बढ़ता जनसंख्या दबाव भी एक प्रमुख कारण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं औद्योगिक इकाइयों के विस्तार से वेटलैंड में भी आजकल कमी आ रही है, और आजकल वाणिज्यिक फसलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो एलवड़े जल की भी क्षति इसके लिए ज़्यादा होती है। जल प्रबंधन किया जाए तो कैसे किया जाए? सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकरण, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई। ड्रिप में होता है ये कि पेड़ की जड़ के पास ही बूंद बूंद के माध्यम से पानी टपकता है, सेंसर के माध्यम से, जब पेड़ को जरूरत होगी तभी। और स्प्रिंकलर का मतलब है कि बौछार द्वारा सिंचाई करना, इससे जल दक्षता में सुधार आती है। शहरी जल प्रबंधन और पुनर्चक्रण, जल हानि को कम करने के लिए वाटर मीटरिंग स्टार्ट कर दी चलिए। अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रित घर घर में करना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना चाहिए, यानी छतों का पानी डायरेक्ट फिल्टर करके और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना। समुदाय आधारित जल प्रबंधन, यानी मनरेगा के माध्यम से इसको किया जा सकता है। कम जल आधारित फसलों को बढ़ावा देना। जल प्रबंधन को लेकर जन जागरूकता अभियान फैलाना। मुख्य तथ्य, कुछ पारंपरिक जल संचयन प्रणाली हैं जिनको अलग अलग नामों से अलग अलग राज्य में जाना जाता है, जैसे कुल और गुल, ये पश्चिमी हिमालय में पारंपरिक जल संचयन प्रणाली है। खादिन और जोहर राजस्थान में बोला जाता है। टाँका राजस्थान में बोला जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में ऊंचाई से बांस को लाने पे और इस तरीके से तो कहीं से कहीं पानी पहुंचाया जाता है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। पहला है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। अधिक वर्षा वाले अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र जल की कमी से अप्रभावित होगा। अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र
ये भी जल की कमी से प्रभावित होगा, क्योंकि अधिक वर्षा तो हो ही रही है। अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र जल की कमी से प्रभावित होगा। कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र जल की कमी से प्रभावित होंगे। यानी दो जल की कमी से प्रभावित हैं, गैक है, और गैक है जल की कमी से प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहाँ जल की कमी होती है, सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव की को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं, सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। चौथा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं। तो इसमें आंसर होगा बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती हैं, यानी बहुउद्देशीय वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और उससे आजीविका खत्म हुई, लेकिन उनको दूसरी जगह सरकार विस्थापित कर देती है ना। तो ये तर्क नहीं। यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए, गलती पहचाने और दोबारा लिखें। शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विफलता, विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन। ठीक है, आप इन्हें देख लीजिए। हम क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में एक आंसर राइटिंग। राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? व्याख्या कीजिए। 120 वर्ड, आप 125 लिखिए। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण और भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है? ये इस तरीके से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन का बटन दबाइए, जो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।